जब कियारा आडवाणी की वजह से मेरा डिवोर्स होने ही वाला था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का शार्क टैंक से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे एक शूट ट्रैवल में वो एक एजेंडा बन गई थी। हुआ ऐसा कि हर वीकेंड पर मैं शूट कर रहा था और उसके अलावा पूरे हफ्ते मैं काम में बिजी रहता था। इस वजह से मेरी मां मुझसे काफी समय से बात नहीं कर पाई। उस शाम को फिर से मेरा ट्रैवल शेड्यूल था और तब मेरी मां ने मजाक में कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, नजर ही नहीं आता। उस दिन की सुबह ही एक स्टार्टअप का फाउंडर, मेरा दोस्त, हमारे ऑफिस आया था। ऐसे ही कैजुअल बातें करते वक्त माधुरी और मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा है? तो तब उसने जवाब दिया था, किसी मूवी स्टार से बात चल रही है। हम ये बॉलीवुड का एंगल सुनकर काफी हैरान थे। हमने जब उससे पूछताछ की तब उसने हमें बताया कि सीमा आंटी जैसी एक मैच मेकर है जो बॉलीवुड अलायंसेस में स्पेशलाइज्ड है। जब मैंने उससे पूछा कि उसके ऑप्शंस क्या हैं, तो उसने बताया कि कियारा आडवाणी एक एलिजिबल मैच है। तो इसलिए जब मेरी मां ने मुझे बड़ा आदमी कहा तब मैं हंसा और उन्हें यह जवाब दिया, आपको पता नहीं है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। अगर आज के दिन शादी हो रही होती ना तो कियारा आडवाणी का रिश्ता आता आपके बेटे के लिए। यह बात सुनते ही माधुरी का चेहरा उतर गया। उसने इस बात को बिल्कुल भी मजाक के रूप में नहीं लिया। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में इंस्टेंट चेंज नजर आ रहा था। उस रात हमें शूट के लिए मुंबई जाना था। एयरक्राफ्ट में वो चुपचाप बैठी रही और उसने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। स्टाफ ने खाना सर्व किया और मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा और फिर वो एकदम से गुस्से में बोलना शुरू हुई, तुम्हें कियारा आडवाणी से शादी करनी है? और फिर अगले आधे घंटे तक वो मुझे गुस्से में सुनाती रही और उसने बताया कि जब वो मेरे साथ थी तब मैं कुछ भी नहीं था और शार्क टैंक के लिए भी उसने ही बात की थी। मैं उस समय चुपचाप उसकी ज्वेलरी पकड़े हुए बैठा था जो उसने गुस्से में मेरे ऊपर फेंक दी थी। मैं देख सकता था कि एक जेंटलमैन जो अपने हेडफोन्स लगाकर नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे थे, वो भी अब ये लाइव मूवी देखने के लिए हेडफोन हटा चुके थे। एक लाइव एंटरटेनमेंट के साथ ये शायद किसी बिजनेस क्लास को पैसेंजर के लिए सबसे अच्छी फ्लाइट होगी। और लैंड होने के बाद जब मैंने ये कहानी मेरे शार्क्स के दोस्तों को सुनाई तो मैं उन्हें मुझे ही छेड़ने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक दे चुका था। शार्क टैंक इंडिया के सारे एपिसोड्स एयर होना मेरे लिए एक मिक्स्ड बैग की तरह था। मुझे बहुत पब्लिक रिकॉग्निशन मिला। मेरे 7 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ गए और तो और मैं सबसे ज्यादा मीम वर्दी इंसान भी बन गया। मैं जहां भी जाता लोग पिक्चर के लिए डिमांड करते। वो इंसान जा चुका था जो कैमरे और स्ट्रेंजर्स के सामने कॉन्शियस हो जाता था। मुझे सबसे अच्छा तब लगता था जब लोग मुझे आकर बताते थे कि शार्क टैंक पर मुझसे उन्होंने इंस्पायर होकर अपना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर लिया या उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो कर लिया। लोग मुझे मेरे पहले प्यार एंटरप्रेन्योरशिप से जानते थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक और चीज जो मैं कर पाया था वो ये थी कि मैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस की इंग्लिश लैंग्वेज की चमक को हटा चुका था और मुझे ऐसा लगता है कि इसे अक्सर नॉन डिलीवरी को छुपाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने बिजनेस में हिंदी के यूज को नॉर्मलाइज कर दिया। यह सब भारत पे के ड्रामे के साथ हो रहा था और सब कुछ पब्लिक के सामने था। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। पर्सनली मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग समय था वो। ये बात बहुत अजीब थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ब्रिक बाय ब्रिक बनाया था उसे अब लोग मेरे ही हाथों से छीनना चाहते थे। वो लोग जिन पर मैंने भरोसा किया था, और वो भी उस समय पर जब पब्लिक मुझे मेरी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए प्रेज कर रही थी। जब ये सब हो रहा था तब कुछ लोगों ने तो मुझसे यह भी पूछा था कि मेरे शार्क टैंक में आने की वजह से मेरा डाउनफॉल और ये सब ड्रामा हुआ। अब वैसा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज में मैं क्लियर हूं कि मुझे शार्क टैंक का हिस्सा बनने का कोई रिग्रेट नहीं है। उस शो ने मुझे पब्लिक आइडेंटिटी दी। फिर ये सब कुछ और चीजों के साथ मिक्स होकर मेरे लिए डेडली कॉन्कॉक्शन बन गया। खैर, ये एक दूसरी कहानी है। इन सब के बीच में मैं जिस एक चीज को लेकर श्योर था वो ये थी कि वो चाहे कितना भी ट्राई कर लें, उनके लिए इस शार्क की स्पिरिट्स को डुबाना इम्पॉसिबल है।